हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है व्हाट्सएप चैनल पे। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये क्या है? ये तो सबसे बेसिक चैप्टर होना चाहिए, बट इसका जो कंसेप्ट होता है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं इन केस ऑफ म्योसिस। बट चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ और हम एनसीईआरटी की एक लाइन को डिकोड करने वाले हैं। आई मीन डिकोड के हम समझने वाले हैं। और जब आप मेरे लेक्चर देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी यूँ मक्खन की तरह लगेगा, जैसा आपने सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर को देखा होगा। ठीक है, आई होप आपको कोई मुझसे शिकायत नहीं होगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं, बहुत होगी बातचीत। ठीक है, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इवन द लार्जेस्ट लार्जेस्ट एनिमल या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब जैसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हम क्या ले लेते हैं, एलिफेंट ले लेते हैं, ब्लू व्हेल ले लेते हैं, वो लोग अपना लाइफ को सिंगल सेल से शुरू किए होंगे। सिंगल सेल किस तरह हम कह सकते हैं, ओवम और स्पर्म। एक तो ये सिंगल सेल है ना, जब ये कंबाइन किए होंगे तो क्या बना होगा, जाइगोट। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। अभी जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन हुआ एंड देन फॉर्म किया गया जाकर ऑर्गेनिज्म। तो ये बोला कि इवन द लार्जेस्ट organism start their life from a single cell. Growth and reproduction are the characteristic of cell. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये हम बिल्कुल याद रखेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। सेल के दो कौन से करेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये सेल ये है तो पहले ये ग्रो करेगा, ठीक है, देन ये ग्रो करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये हुआ आपका ग्रोथ, और ये जो आपको क्या हुआ, यह हुआ आपका डिवीजन। डिवीजन या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इंडीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी ये सही है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंडीड को हम कह सकते हैं ट्रूथ। ठीक है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। सिंपल सा है, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। अब जैसे ये एक सेल है, ये कैसे डिवाइड करेगा, ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डिवाइड हुआ है। विथ ईच पेरेंट सेल गिव राइज टू टू डॉटर न्यूक्लियर सेल इस टाइम दे डिवाइड। अब जैसे सेल है, ठीक है, जब ये डिवाइड किया यहाँ पे, तो यहाँ जो सेल बना इसे हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल। अब ये सेल क्या करेगा, वापस ग्रो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, जब ग्रो किया, अभी जो ग्रो करेगा फिर से डिवाइड करेगा। तो इस तरह हमारा सेल डिवीजन होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह हमारा ऑर्गेनिज्म बनेगा, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म बनेंगे किससे, सेल डिवीजन से। तो ये बोला ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पेरेंटिंग सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल इस टाइम दे डिवाइड। मतलब ये अगर ये डॉटर सेल अभी इस पेरेंट सेल के लिए डॉटर सेल हुआ, लेकिन जब ये डिवाइड करेगा तो ये इसका डॉटर सेल हो जाएगा, तब ये डॉटर सेल क्या बन जाएगा, पेरेंट सेल बन जाएगा। यानी पेरेंट सेल डिवाइड करते हैं टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। ठीक है, दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन themselves ग्रो एंड डिवाइड। अब जैसे न्यूली डॉटर फॉर्म सेल ये क्या हुआ, ये पहले ग्रो किया एंड देन ये फर्दर डिवाइड किया। तो हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रो करे एंड देन वो डिवाइड करे। ठीक है, गिव राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंट सेल एंड इट्स प्रोजेनी। यानी प्रोजेनी क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डॉटर सेल। तो इस तरह हमारा सेल पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन है कैसे ग्रो करता है, एक सेल ग्रो करता है देन वो फर्दर डिवाइड करता है, फिर जो वो इसका डॉटर सेल्स होते हैं वो फर्दर ग्रो करते हैं, फिर ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता जाता है और पॉपुलेशन का इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, सच सेल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। अब मिलियंस ऑफ सेल किस में होता है, लार्ज ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये कह रहा है कि जो इस ग्रोथ एंड डिवीजन है, ये क्या है, डिवीजन को हम और क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन। तो सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ ग्रोथ हुआ देन रिप्रोडक्शन हुआ, एक तरह का साइकिल ही हो रहा है ना। तो ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है या फिर डिवीजन है, इसका वजह से क्या होता है, सिंगल सेल आगे जाके मिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं, जो कि हम कंस्टिट्यूट करके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। ठीक है, ये सर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए डायग्राम क्या बोल रही है, एक मदर सेल्स है। ठीक है, सेल इलोंगेट एंड रेप्लिकेट क्रिस्टियन है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। भाई सेल इलोंगेट किया मतलब क्या हुआ, ग्रोथ किया ना, एंड देन अपने जीनोम को क्या कर रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा है। देन डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट क्रॉस द मेम्ब्रेन स्टार्ट फॉर्मिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहा है एंड इन दोनों सेल के बीच में क्रॉस मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है। फिर क्या है कि क्रॉस मेम्ब्रेन फाइनली फॉर्म कंप्लीट फॉर्म कर गया। अभी जो दोनों क्रॉस मेम्ब्रेन जो फॉर्म करते थे इन्वेजन के थ्रू, ये वापस कंप्लीटली फॉर्म किया और फिर डिवाइड कर गया, तो ये क्या फॉर्म कर गया, टू डॉटर सेल्स में। तो इस तरह हमने देखा कि सिंगल सेल किस तरह
डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, पहले ग्रोथ एंड देन ये डिवाइड। ठीक है, अब ड्यूरिंग डिवीजन हम एक चीज़ और गौर कर रहे थे कि अपने क्रोमोसोम मटेरियल को ये डुप्लीकेट कर रहा है एंड जो फर्दर जो डॉटर सेल्स में है वो एक एक क्रोमोसोम मटेरियल को दे रहा है। ये किस फेज में होता है आगे हम सब जानेंगे। ठीक है, देखिए अब सेल के दो फेज होते हैं, डिवीजन के दो फेज होते हैं, सेल्स साइकिल के दो फेज होते हैं, आइए हम जानते हैं वो कौन कौन सा है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, क्योंकि इसी से तो हमारा मिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे जो आगे जाके कंस्टिट्यूट करके टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड फर्दर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, देन वो कम्युनिटी पॉपुलेशन इससे क्रिएट होंगे। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल के डिवीजन के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। सेल डिवीजन तो हमने देखा क्या है, एक सेल यहाँ से दो सेल तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि सेल का ग्रोथ हो रहा है और फर्दर सेल के ग्रोथ में क्या हो रहा था, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, यानी रेप्लिकेशन हो रहा था। देखिए यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, आपका रेप्लिकेशन हुआ, तभी तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम फर्दर जाके फॉर्म करके दो क्रोमोसोम बना कॉपी करके। तो ये बोला है कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। तो सेल डिवीजन में केवल ऐसा नहीं कि सेल डिवाइड करता है, उस दौरान आपका डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है और सेल ग्रोथ भी करता है। ऑल दिस प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये तीन प्रोसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny cell containing intact chain है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ये सेल है, इससे पहले सेल को क्या करेगा, ग्रोथ करना होगा, देन इसकी ग्रोथ के दौरान यहाँ पे आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और देन फिर क्या होगा, इनका आपका जो सेल डिवीजन होगा। ये सारे सीक्वेंस आपको किस में होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होगा तो आगे जाके कैंसर सेल का फॉर्मेशन करेगा, यानी हम कह सकते हैं ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो जीनोम है, जो इंटेक्ट जीनोम है, यानी इनके अंदर जो डीएनए है वो प्रोजेनिक सेल्स में करेक्टली डिवाइड हो सके, यानी हम उसे दे सकें। वही बोला कि ऑल दिस प्रोसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, hence have to take place in coordinated way। किस तरह coordinated way, to ensure, क्या इंश्योर करने के लिए कि करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, यानी प्रोजेनी सेल का करेक्ट फॉर्मेशन और इनका डिवीजन होना चाहिए ताकि इनके अंदर जो इंटेक्ट जीनोम है वो हम बांट सके। ठीक है, the sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituents of the cell and eventually cell divide into two daughter cells is termed as cell cycle। अभी जो सीक्वेंस है, यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे डिवीजन एंड देन यहाँ पे रेप्लिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ या रेप्लिकेशन, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ पे डिवीजन, ये सारे एक तरह का क्या है, हमारा सीक्वेंस है। इन सारे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सेल यहाँ से डिवाइड हम सेल साइकिल कहेंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल क्या है, हमारा सेल साइकिल कंबाइंड फॉर्म है तीन प्रोसेस का। कौन कौन सा, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन का। ठीक है, तो सेल साइकिल एक तरह का साइकिल है। सेल साइकिल क्या, देखिए एक सेल है, इस सेल को ग्रोथ कराइए, फिर इसके अंदर ग्रोथ जब हो रहा था दौरान तो इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन कराइए। ठीक है, एंड डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो फिर इसका क्या कीजिए, आप डिवीजन करा दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ, यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन। फिर आगे जगह फर्दर साइकिल को रिपीट करेगा, तो इस तरह क्या करेगा, ये सेल साइकिल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कह रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये जो इनका सीक्वेंस है किसका, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेटेड जीनोम, डुप्लीकेट कहाँ पे हो रहा है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, यानी अगर सिंथेसाइज कर अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, इसका मतलब क्या है कि सेल क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। भाई ग्रो करने का मतलब है ना कि आप अपने अंदर और भी मटेरियल का सिंथेसाइज कर रहे हो, उसे इंक्रीज कर रहे हो, प्रोटीन हो गया तरह आपका अगर सेल ऑर्गेनाइज हुआ, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। अब इसके बाद दो सेल में यहाँ पे जब डिवाइड हो रहा है, ये सारे टर्म को हम क्या करते हैं, मिला के कहते हैं कि सेल साइकिल ही। ठीक, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी सेल ग्रोथ क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, अगर आप सेल को ग्रोथ करते हुए देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे अगर सेल ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे इंटरफेस से मेटाफेस, ये फर्दर बाद में देखेंगे तो बात का फेज है। देखिए अगर यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, तो यहाँ पे ग्रो करने का मतलब क्या हुआ है कि इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट
इंक्रीज हुआ है। अभी जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, ये कैसा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इनमें ब्रेक नहीं होगा। जबकि अगर आप बात करें, देख रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जबकि सेल क्या कर, जब यहाँ पे ग्रोथ कर रहा होगा तो इसका साइटोप्लाज्मिक ड्यूरिंग सेल ग्रोथ इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या ग्रोथ कर रहा है, तो कैसा प्रोसेस है? आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस अकर मेनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। अब इस जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, जब डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। जबकि आप देख रहे होंगे कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो, वो आपका कंटिन्यूअस पूरे के दौरान होता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक जाता है। तो हमने देखा कि सेल ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? हमारा नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि पर्टिकुलर फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, या फिर हम कह सकते हैं ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल दौरान ही हमारा डीएनए का सिंथेसिस होता है। वो किस में होता है वो हम आगे जानेंगे, बट यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा उत्तेज बनने के लिए, तो वो बोलेगा एस फेज, जो कि सही आंसर है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल या फिर डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब जो डीएनए रेप्लिकेटेड हुआ, जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ यहाँ पे, इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, अब इसको डॉटर न्यूक्लियाई में देना तो है, तो इस जो भी डुप्लीकेटेड डीएनए, या फिर हम कह सकते हैं रेप्लिकेटेड डीएनए को हम डॉटर न्यूक्लियाई में देने वाले हैं। किसमें? डॉटर न्यूक्लियाई में। तो इस दौरान एक प्रोसेस आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि मेयोसिस है या फिर माइटोसिस है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। अब देखिए किस तरह यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे तो डीएनए रेप्लिकेटेड डीएनए ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना पेरेंट मतलब डॉटर न्यूक्लियाई में, ये तो डॉटर न्यूक्लियाई हो रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं माइटोसिस। और ये जो भी आपका इवेंट्स चल रहे हैं, ये जितने भी हम इवेंट देखें, इधर वो आपका सेल ग्रोथ हो या फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो या फिर सेल का डिवीजन हो, ये सारे क्या होंगे? आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होंगे। अगर ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वो हमारा ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कैंसर, ठीक है। ऐसा कैंसर इसलिए मैंने कहा क्योंकि देखिए, मैं एक आपको बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप मानिए आपका ये हाथ है, ठीक है, अब यहाँ पे कट हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तो बस पर्टिकुलर यहीं पे तो सेल फॉर्म होना चाहिए ना, ताकि इस चीज़ को कवर कर सके। लेकिन अगर ये सारे चीज़ अगर जेनेटिक कंट्रोल में नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम कटेड पार्ट को देखें तो यहाँ पे सेल ग्रोथ करता जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ये जो सेल फॉर्म करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा? मास ऑफ सेल, जो कि हमारे जेनेटिक कंट्रोल में नहीं होगा, तो ये बढ़ता जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर फॉर्म कर गया है। क्या फॉर्म कर गया? ट्यूमर, जिसे हम कहते हैं कैंसर है। ये कैंसरस सेल है, क्योंकि कैंसर सेल का मतलब ही होता है कि वो हमारे जेनेटिक कंट्रोल में नहीं होगा, और जब ये इंक्रीज करेगा तो आसपास के जो अदर नॉर्मल सेल्स होंगे, उनके ये न्यूट्रिएंट्स को कम करते हुए खुद ही यूटिलाइज करने लगेंगे, तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो स्टार्व करके मरने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो भी हमारा सेल साइकिल होना चाहिए या फिर सेल डिवीजन होना चाहिए, हमारे कैसे होना चाहिए? जेनेटिक कंट्रोल में होना चाहिए। इधर वो हमारा सेल ग्रोथ हो या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हो या फिर सेल का डिवीजन हो, ये जो 3 फेज हो रहा था, ये सारे हमारे कैसे होना चाहिए? हमारे जेनेटिक कंट्रोल में ही होना चाहिए। अगर जेनेटिक कंट्रोल में नहीं हुआ तो हमारा कैंसर का फॉर्मेशन करेगा या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, हम ये कह सकते हैं। नाउ अ फेज ऑफ सेल साइकिल फेज में क्यों फेज में हम पढ़ेंगे? क्योंकि एक तो कम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं कि सिंपल प्रोसेस है, सेल यहाँ से गया, यहाँ से 2 पार्ट में टूट गया, नहीं। इसमें हमने क्या देखा कि सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, एंड देन सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। सेल का जो डिवीजन हो रहा है, ये जो सीक्वेंस हो रहा है जेनेटिक कंट्रोल में हो रहा है, तो हम इसे डिफरेंट फेजेस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अगर हम बात करें टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल साइकिल, तो हम किसका एग्जांपल लेते हैं? एक ह्यूमन सेल्स का देखें, किसमें? कल्चर मीडियम में, यानी लेबोरेटरी में। हम देखते हैं क्या कि जो ह्यूमन सेल्स है, दिस डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 20 आवर, यानी एक सेल्स है ये अपने डॉटर न्यूक्लियाई को जो फॉर्मेशन कर रहा है, कितने घंटे में कर रहा है? 24 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। कौन सा ह्यूमन सेल कितने आवर्स में कंप्लीट करता है अपने सेल साइकिल को? यानी 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, डॉटर सेल्स फॉर्म करता है कब? अपने 24 आवर के दौरान। ड्यूरिंग अ सेल साइकिल कैन बी वेरी, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो फ्रॉम द सेल टू सेल टाइप टू सेल टाइप। यानी मतलब जो ड्यूरेशन हो रहा है, जैसे कि 24 आवर का ड्यूरेशन हमारे ह्यूमन सेल्स में है, वो आपका डिफर कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म।
जैसे अगर ह्यूमन सेल्स में अगर 24 आवर्स में है, तो ये अगर ईस्ट का केस देखें तो ये अपना सेल साइकिल कितने मिनट में कंप्लीट करता है? 90 मिनट में। यानी हम ये क्या देख रहे हैं कि ह्यूमन सेल अलग ऑर्गेनिज्म है और ईस्ट क्या हमारा अलग ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? ईस्ट क्या हमारा फंजाई है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमारा ड्यूरेशन ऑफ सेल वो डिफर कर रहा है। ह्यूमन सेल्स में 24 आवर कर रहा था, वही हमारे ईस्ट में कितना कर रहा था? 90 मिनट में। वही बोल रहा है कि सेल टाइप टू सेल टाइप। वही हम बात करें नॉर्मल सेल्स, या फिर हम बात करें नॉर्मल सेल्स का बात करें, जैसे जैसे आप कोई भी सेल ले लेते हैं, स्किन सेल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका 24 आवर्स में अगर डिवाइड करा, वही अगर आप न्यूरॉन का बात करें, न्यूरॉन का, तो ये आपको वैसा 24 आवर में डिवाइड नहीं करेगा, अनलेस इसे जरूरी होगा तभी डिवाइड करेगा, वरना नहीं डिवाइड करता है। फिर हम बात करें हार्ट सेल्स का, तो डिवाइड ही नहीं करता। तो इस तरह सेल डिवाइड करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि वो सेल किस तरह का है, या फिर उस अगर आप बात करें उस सेल कितने टाइम में डिवाइड करता है, वो भी डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में हम बात करें, क्या वो ह्यूमन सेल्स में बात करें या फिर ईस्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। अब हम इस सेल साइकिल को 2 बेसिक फेज में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? कि इंटरफेज फेज एंड एम फेज, यानी माइटोसिस फेज। तो जो एक्चुअल फेज होता है ना, एक्चुअल फेज जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस फेज। यानी हम बात कर रहे हैं ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये आपका माइटोसिस क्या है? हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्चुअल सेल का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। बाकी जो ये जो एम फेज हमने जो देखा, या फिर हम सॉरी इंटरफेज जो हम देख रहे हैं, ये क्या एक रेस्टिंग फेज है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये प्रोपोर्शन है आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसे हम याद करने के लिए PM80, ठीक है, PM80, PM8 इंटरफेस कर सकते हैं, इंटरफेस, ठीक है, इंटरपोल जो भी है। तो PM8 इंटरपोल, यानी PM80 है जो हमारा क्या माइटोसिस फेज है, हमारे एक्चुअल सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि हम इंटरफेस बात करें जिसमें 3 डिफरेंट फर्दर फेज आता है, जिसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये हमारे इंटरफेज में आते हैं। ये हमारा रेस्टिंग फेज को डिनोट करता है। क्यों रेस्टिंग फेज को डिनोट करता है, हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। द एम्फिन द हम देखेंगे सेल साइकिल को 2 बेसिक फेज में डिवाइड करने की, इसमें एक इंटरफेज एंड दूसरा वन क्या है? एम फेज में। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। तो एम फेज हम क्या है? एक्चुअल सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इंटरफेज का बात करें, रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे अभी भी यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे 2 सेल आ गया, यहाँ पर क्लियर करने दीजिए मुझे। तो इंटरफेस क्या डिनोट कर रहा है वो देखिए। देखिए पहले मान के चलिए यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे आराम से अपना DNA का डुप्लीकेशन वगैरह हो चुका है, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका है। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डिवीजन तो यहीं पे हो रहा है ना। फिर यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ किया, फिर इसके यहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन वगैरह रेप्लिकेशन हुआ, फिर यहाँ पे और ग्रोथ कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो रहा है। तो देखिए एक्चुअल डिवीजन एक से यहाँ पे एक और एक यहाँ बना 2 में बन रहा है। तो जो एम फेज तो ये है ना, तो इंटरफेस क्या डिनोट कर रहा है? इस 2 एम फेज के पीरियड के बीच में, यानी पहला एम फेज अगर यहाँ से यहाँ हुआ तो फिर अगला एम फेज, पहला एम फेज यहाँ हुआ तो फिर अगला ये जो आएगा, ये जो बीच का जो पोर्शन आएगा, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये हमारा इंटरफेस डिनोट कर रहा है। तो इंटरफेस एक्चुअली रिप्रेजेंट द फेजेस बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेज। यानी पहला एम फेज यहाँ हुआ, फिर यहाँ से सेल डिवाइड करेगा, फिर फर्दर डिवाइड करेगा। तो जब एक सेल 2 में बन रहा है, तो इस बीच में फिर ये फर्दर 2 में बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में, यानी 2 माइटोसिस के बीच में जो फेजेस आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कह रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए, इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल में पता है कि 24 आवर में हमारा सेल का डिवीजन हो रहा था। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। यानी जो प्रॉपर सेल डिवीजन किसको डिनोट कर रहा था? हमारा माइटोसिस को, या फिर हम कह सकते हैं एम फेज को। तो कितना प्रॉपर लास्ट कर रहा है? 1 आवर में। यानी आपका जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, यानी एक सेल से जो प्रॉपर 2 सेल में बन रहा है वो कितने घंटे के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? बस 1 घंटा के लिए। कितने घंटे के लिए? बस 1 घंटा के लिए। जबकि अगर हम बात करें ये जो इंटरफेस है, ये कितने घंटे के लाइक कर रहा है? 24 आवर्स के लिए। और ये जो आपका एम फेज है, यानी प्रॉपर सेल डिवीजन फेज, ये आपका कितने घंटे के लिए हो रहा है? बस 1 आवर के लिए हो रहा है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरेशन। यानी देखा जाए तो जो हमारा जो अगर मोर देन 95% से भी ज़्यादा टाइम हमारा किस में जा रहा है? इंटरफेज में जा रहा है। यानी इंटरफेस करने का मतलब सेल का ग्रोथ हो रहा है, और वहाँ पर DNA का डुप्लीकेशन हो रहा है, और फर्दर कुछ उनमें सेल का ग्रोथ हो रहा है। वहाँ पर एक्चुअल डिवीजन तो नहीं हो रहा है इंटरफेज में, क्योंकि हमने देखा कि इंटरफेज में क्या होता है कि 2 एम फेज का सक्सेसिव पीरियड को डिनोट करता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे अगर एम फेज हुआ होगा तो एक सेल साइकिल यहाँ पे बना होगा, एम फेज के बाद ही नहीं यहाँ पे एक सेल बना होगा, फिर क्या इंटरफेज आया, फिर यहाँ पे इसको सेल साइकिल बनाना होगा, यानी फिर से यहाँ पे एम फेज बना होगा, तो एम फेज क्या कर रहा है? 2 सक्सेसिव
इंटरफेस क्या है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का टाइम को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस, जो कितने कितने घंटे के लिए लाई करता है, आपका 23 आवर्स या फिर हम कह सकते हैं मोर देन 95 आवर्स के लिए लाई करता है। ये दो सक्सेसिव एम फेज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक्चुअल सेल का डिवीजन नहीं होता, ठीक है। नाउ अब द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually end with the division of cytoplasm called cytokinesis। यानी ये क्या कह रहा है कि जो एम फेज है वो क्या होता है कि यूजली कैसे स्टार्ट होता है, कार्योकिनेसिस से, यानी कार्योकिनेसिस किसको डिनोट करता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम। और ये एम फेज कहाँ से एंड होता है, आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे, ये आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इंटरफेस तो नहीं है, यहाँ से प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, यहाँ पे एक्चुअल क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रोमोसोम ही यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एक दूसरे में, ठीक है। अब जब ये क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड हो गया तो फर्दर यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ, यहाँ पे उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ लास्ट में। स्टार्ट तो इससे हुआ ना, क्रोमोसोम का डिवीजन से, क्रोमोसोम डिवाइड किया तो स्टार्ट किया क्रोमोसोम के डिवाइड से, जिसे हम कार्योकिनेसिस कहते हैं। और इंड कहाँ पे हो रहा है, एम्फेस यहाँ पे, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है लास्ट में, साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसे हम इंड करेगा, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एम्फेज स्टार्ट कहाँ से होता है, वो हमने देखा कि एम्फेज जो स्टार्ट होता है वो आपके कार्योकाइनेसिस से होता है, कार्योकाइनेसिस यानी आपके क्रोमोसोम का डिवीजन से। और इंड कहाँ होता है, आपके साइटोप्लाज्म के डिवीजन पे, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन पे। तो कहते हैं एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन corresponding, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन किसको correspond करता है, सेपरेशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, सॉरी डॉटर क्रोमोसोम, जिसे हम कार्योकाइनेसिस कहते हैं। और यूजली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ से जो भी प्रोफेज से लेके यहाँ पे अगर मेटाफेज तक जा रहा होगा या टेलोफेज तक जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा होगा। और फिर जो आपका लास्ट जो इंड हो रहा होगा वो किससे हो रहा होगा, साइटोकाइनेसिस में, यानी यहाँ पे आपका जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंड किससे हो रहा है, माइटोफेज एम्फेज आपके साइटोकाइनेसिस से, और स्टार्ट किससे हो रहा है, आपका कैरियोकाइनेसिस से, ठीक है। तो हमने देखा एम्फेज का स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, द इंटरफेस, जो कि हमें पता है कि मोर देन 95% ऑफ द टाइम ऑक्युपाई करता है सेल डिवीजन का। द इंटरफेस थ्रू द रेस्टिंग फेज, हम तो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, क्यों रेस्टिंग फेज कहते हैं, इन कंपैरिजन टू यहाँ पे तो एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। बट एक्चुअल में ये रेस्टिंग फेज यहाँ पे नहीं कि सेल रुका हुआ है, यहाँ पे अभी हमने देखा था कि सेल ग्रोथ हो रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, ये सारे अगर सेल रेस्ट करेगा, रुक जाएगा तो होगा नहीं। बट इन टर्म्स ऑफ कि एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है नहीं, क्या वहाँ पे हमारा सेल दो पार्ट में बट भी रहा है नहीं, इन टर्म्स इस चीज़ को हम देखते हुए कह सकते हैं कि इंटरफेस क्या है, एक तरह का रेस्टिंग फेज है। It is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner. इस रेस्टिंग फेज यानी इस इंटरफेस को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि सेल को अपने आप को तैयार करता है कि हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे तो डिवाइड करना नहीं, एक्चुअल डिवीजन तो एम फेज में करना है। तो इस दौरान क्या करता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हमें डिवीजन करना है। वो किस तरह करता है, सेल ग्रोथ करेगा और डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, किस में, इन ऑर्डरली मैनर में। अगर आप देखेंगे तो G1 एस फेज एंड G2 फेज में, यहाँ पे तो तीनों फेज में हमारा सेल का तो ग्रोथ हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा, ग्रोथ हो रहा होगा, लेकिन जो पर्टिकुलर डीएनए का जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो किस में हो रहा होगा, आपका इस फेज में हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर सब फेजेस। जो इंटरफेज है वो 3 फर्दर सब फेजेस में डिवाइड होता है, किस किस में, S1 फेज, G1 फेज जिसे हम गैप 1 फेज कहते हैं, S फेज जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, एंड G2 फेज जिसे हम कहते हैं गैप 2 फेजेस, ठीक। तो G1 फेज 3 फेज में है, G1 फेज में है, तो इसमें क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। एक तो इसमें जो क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ये आपका रैपिड ग्रोथ करते हैं, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत इंक्रीज करते हैं। क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो भी बनाना है, क्योंकि आप जो फर्दर जो अगला स्टेप है इस फेज यानी सिंथेसिस फेज, इसमें हमारा क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन करना यानी डीएनए का सिंथेसिस करना है। तो डीएनए सिंथेसिस करने में बहुत सारे इंजाइम चाहिए। अब इंजाइम इसको कहाँ से आएगा,
जब इसके पास प्रीवियस वाले फेज में सेल ग्रोथ कर रहा होगा वहाँ पे, तभी ना, जब वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा और रिपीट करना होगा। तो देखिए, तो दो चीज़ हो रहा है यहाँ पे, एक तो रिपीट ग्रोथ हो रहा है गैप 1 में, और दूसरा क्या है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम देगा 8 से 10 आवर के लिए। फिर जो अगला फेज आता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है और डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। एक्चुअल डीएनए का सिंथेसिस किस में होता है, हमारा इस फेज में होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेल ग्रोथ तो हमारे तीनों फेज में होगा, ठीक है। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा ये किस में आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन हमारा इस फेज में आएगा, ठीक है। एंड देन जो गैप 2 फेज है, ग्रोथ एंड फाइनल प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन फॉर सेल, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रोथ होना ही है, क्योंकि आगे जाकर सेल डिवाइड ही करना है, तो यहाँ भी आपको और प्रोटीन चाहिए इस दौरान, क्योंकि यहाँ पे तो क्रोमोसोम का आप सेपरेशन कराना है। तो क्रोमोसोम का सेपरेशन कराने के लिए जो भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह चाहिए, वो सब हमारे गैप 2 में ही बनाना होगा। तो इस दौरान क्या होगा कि तभी भी हमारा सेल ग्रोथ ही कर रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होने वाला है, ये तो सारे जितने भी इसमें प्रोटीन चाहिए, तो पहले से हमें प्रिपेयर होकर जाना होगा ना, जब हमें कोई चीज़ को डिवाइड करना होगा, तो ठीक है। क्या है, गैप 1 फेज correspond to the interval between the mitosis and initial initiation of डीएनए रेप्लिकेशन फेज। हाँ, जैसे हमने देखा था कि जब हम इस प्रीवियस डायग्राम को देखें, तो हमारा जो गैप 1 क्या डिनोट कर रहा है कि जो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है यानी एस फेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एम फेज हो रहा है। तो एम फेज हो रहा है, तो गैप 1 किसको डिनोट करता है, किस पीरियड की डिनोट कर, किस फेज को डिनोट कर रहा है, तो डिनोट कर रहा है इट्स अ फेज बिटवीन एम फेज एंड द डीएनए रेप्लिकेशन फेज, दैट इज एस फेज। तो करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस, जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं एस फेज ऑफ इंटरफेज। द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डजंट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इस दौरान गैप 1 के दौरान जो सेल हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए और सेल कंटिन्यूस ग्रोथ करना ही होगा। मेटाबॉलिक एक्टिव क्यों, क्योंकि जो हमारा अगला जो फेज है, जैसे सिंथेसिस फेज, इसमें हमारा एक्चुअल डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है, तो इस दौरान हमें प्रोटीन्स वगैरह चाहिए। तो प्रीवियस वाले के दौरान हमारा रैपिड ग्रोथ होगा और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक है। जो अगला फेज है वो पढ़ रहे हैं एस फेज और सिंथेसिस फेज। हम इंटरफेज के 3 फेजेस के बारे में जान रहे हैं यहाँ पे, एस गैप 1 फेज, एस फिर सिंथेसिस फेज, एंड then third is the G2 फेज। तो इस फेज में क्या हो रहा है कि मार्क द पीरियड ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस और द रेप्लिकेशन टेक प्लेस। इस फेज में क्या हो रहा है कि हमारा डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इसमें क्या हो रहा है कि जो डीएनए का जो अमाउंट है वो पर सेल डबल तो हो जा रहा है। जैसे इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C देन इट इंक्रीज टू द 4C, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको सेल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर गैप 1 में सेल है और ये हमारा सिंथेसिस फेज में सेल है, अगर ये डीएनए यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे क्या है, एक एक डीएनए है, तो हम कह सकते हैं किससे डिनोट कर सकते हैं, चलो 2C से डिनोट कर दें, ठीक है। 2C, चलो 4 भी लेंगे तो भी मुझे 2C से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, एक ये छोटे वाला 2 बन गया, ये बड़ा वाला भी 2 बन गया और ये भी 2 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4C में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हम इस C को, ठीक है, इस C को देखिए, एक क्रोमोसोम है यहाँ पे 2C, यहाँ पे 2 कहने का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। उतना हम नहीं चाहेंगे। अगर हम बस इस चीज़ को 2C से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, 2C से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C से डिनोट करेंगे, क्योंकि एक सेल के पास डबल आ गया। अगर हम सब फर्दर डीप जाएँ तो 2 को हम कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर यहाँ पे 2 है तो जब वापस जाके जब ये 2 पार्ट में इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो कितना बन गया, ये 4 बन गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4C इस तरह। तो बोला कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड, हम बस डिनोट करें कि 2C से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नंबर को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बस हम एक अमाउंट को लिए, जैसे कैसे हम बोलते हैं कि 12 बनाना को हम 1 डजन कहते हैं, तो हम बस यहाँ पे ऐसे 4 को डीएनए को फेंक दिए, हम इस 4 डीएनए को हम बस एक कुछ हमें ऐसे नाम देना, तो हम कैसे 4 डीएनए को हम कहते हैं 2C से डिनोट कर देते हैं। लेकिन जब हम इसे एस फेज में देख रहे हैं तो जो 4 डीएनए हैं अपने आसपास एक चीज़ का एक क्रोमैटिन फाइबर का डबल कर दे रहा है, तभी क्या कहला रहा है, 4C कहला रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 और 2C से डबल हो गया अमाउंट, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4C। तो बोल रहा है कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, 2C क्यों डिनोट करें, बस ऐसे डिनोट करें। जैसे हम केला को 12 बनाना को हम 1 डजन कह रहे हैं, तो जितने भी अमाउंट यहाँ पे डीएनए है गैप 1 में, उसे हम 2C से बोल रहे हैं। लेकिन वो जब इस फेज में देख रहे हैं, जब वो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जा रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो अपने पास से वो 2 बना देता है, हमसे क्या कर रहा है, 4C में कर रहा है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस।
एनिमल सेल में जो एस फेज होता है, ये जो एस फेज होता है डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ बिगिन होता है, न्यूक्लियस में, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। और सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट होता है, आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो इस फेज में सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल का फॉर्मेशन। तो सेंट्रियोल का फॉर्मेशन आपका साइटोप्लाज्म में होगा, याद रखेंगे, और डीएनए का जो रेप्लिकेशन अपना न्यूक्लियस में होने वाला, ठीक है। There is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or dual number of chromosome at gap 1. Even after the S phase, the number of chromosome remains the same. That is 2n. अब देखिए यहाँ पे नंबर बता रहा है कि इन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं होगा। क्यों? देखिए अब इसको हम कैसे नोट करते हैं। चलिए ये एक सेल है, ठीक है, और चलिए दूसरा सेल है, सॉरी छोटा बड़ा हो गया ना। देखिए एक ये सेल है और एक ये दो सेल बना लिए, ठीक है। ये गैप वन वाला सेल है और ये हमारा S1 इसका जो सेल है, किसका सेल है, एस वाला सेल, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम बना दिए, यहाँ पे हम दो क्रोमोसोम बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, एक क्रोमोसोम, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम है, ठीक है। कितना, दो क्रोमोसोम है ना, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक जो क्रोमैटिन फाइबर है वो अपने आप को डबल कर दे रहा था, ठीक है, डबल कर दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इसे ए है और ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और ये हो जाएगा बी और बी, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम तो हम इसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम तो हम इस पोर्शन को डिनोट कर रहे हैं ना, तो क्या ये अपने आप को दो में बनाया है क्या? यानी कहने का मतलब क्या कि जैसे ये दो है तो अभी भी तो यहाँ पे दो ही दिख रहा है, लेकिन जो डीएनए का जो अमाउंट है वो 2C हो रहा है, लेकिन नंबर तो अभी भी सेम है। देखिए कैसे नंबर से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर होना चाहिए भाई। देखिए एक सेल दो सेल, ठीक है। पहले हम देखते हैं 2C वाले केस में, एक ये अपने आप को दो पार्ट में, दो में इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2C से हम जिससे डिनोट करते हैं इसमें जितने में अमाउंट है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4C से डिनोट कर रहे हैं क्रोमोसोम में, क्रोमेटिन फाइबर में। लेकिन देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्वालिटी का बात करना, सॉरी क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नंबर एक दो क्रोमोसोम है और यहाँ पे कितना है, एक और दो क्रोमोसोम है। ऐसा तो नहीं कि चार गो ऐसे बन गए, सब तो सब ये तो इसको अपने आप बगल में ही नहीं बनाया, इसे जुड़वा बनाया। तो इससे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर अभी भी दो है, एक और दो, एक और दो, लेकिन जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, हम याद रखेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम, बट क्रोमोसोम का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट किया है। वैसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, डुप्लीकेट कहने का मतलब क्या है कि वो दोनों सेम ही हैं। अब जो चीज़ दोनों सेम है उसे हम एक ही कहेंगे, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग कहेंगे, ठीक है। अब थर्ड फेज है द G2 फेज, प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। इसमें हमें सेल ग्रोथ कंटिन्यू करेगा और प्रोटीन अभी भी सिंथेसाइज करेगा। जैसे एक प्रोटीन का नाम लिख के है ट्यूबिलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि उसको आगे जाके आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, जो आगे जाके क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर वगैरह फॉर्म करेगा, उनका सेपरेशन कराएगा। यहाँ के हम देखेंगे जब हम एक्चुअल सेल साइकिल का डिवीजन यानी एम फेज के बारे में बात करेंगे तो, ठीक है। तो हमने इंटरफेज के 3 फेजेस देखे, गैप 1, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेजेस में। गैप 1 फेज में हमने देखा कि जो हमारा रैपिड ग्रोथ होने वाला है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। वो अगर अगला फेज में क्या हो रहा है कि सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो रहा है, तो साथ साथ दौरान हम ये भी देखें कि सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो रहा है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और सबसे बड़ी बात है हम इसमें ये देख रहे हैं कि डीएनए का अमाउंट डबल कर रहा है, लेकिन नंबर डबल नहीं हो रहा है, ठीक है। डीएनए का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है बट नंबर सेम रह रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है कि there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or dual number of chromosome at G1. Even after the S phases, the number of chromosome remain the same, that is 2n. अब फिर हम गैप 2 फेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी सेल ग्रोथ का कंटिन्यू ही हो रहा है और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, जैसे ट्यूबलिन प्रोटीन वगैरह, क्योंकि आगे जाकर एक्चुअल सेल डिवीजन कराना होगा तो अपना स्पिंडल फाइबर वगैरह का फॉर्मेशन कराना होगा, ठीक है। नाउ अगला एक स्टेज है कौन सा, क्विसेंट स्टेज, ठीक है। अभी क्विसेंट स्टेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम सेल इन द एडल्ट एनिमल, कुछ सेल्स हमारे एडल्ट एनिमल में डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, वो हमारे
सेल डिवीजन अपीयर मतलब नहीं करते हैं, जैसे हार्ट सेल, ठीक है, दिल वाले। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब उन्हें ज़रूरत होता है या फिर जब वो इंजरी हो जाती है या फिर उनके आसपास के सेल मर जाते हैं, तब उनको नया सेल का फॉर्मेशन करना होता है, तभी वो सेल आपके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ओकेजनली, ऐसा नहीं कि वो हमेशा करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूरल सेल वगैरह ये सब ओकेजनली डिवाइड करते हैं, ठीक है, जबकि हार्ट सेल से वो हमारा डिवाइड करता ही नहीं है, एक बार गया सो गया, ठीक है। तो बोला कि some cell in the adult animal do not appear to exhibit cell division, example heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or a cell death, ठीक है। सेल डेथ और कुछ सेल इंजरी होगा तभी कुछ सेल ओकेजनली डिवाइड करेंगे, और कुछ सेल जैसे हार्ट सेल्स वो आपका डिवाइड ही नहीं करते हैं। दिस सेल डू नॉट डिवाइड एंड फर्दर एग्जिट G1 phases टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। अब जो क्विसेंट स्टेज क्या है, देखिए क्विसेंट स्टेज क्या है, जब सेल हमारा एक्चुअली डिवाइड नहीं करता है और वो क्या करता है, वो एग्जिट कर देता है गैप वन फेज को। क्या एग्जिट कर रहा है, गैप वन फेज को। देखिए यानी कहने का मतलब कि देखिए एक चीज़ आप ध्यान देखिए, ये गैप वन फेज है, मैं आपको सीरीज कर देता हूँ। तो ये जैसे कुछ सेल का हम बात करें हार्ट सेल्स के बारे में, ये हार्ट सेल्स हो गए, या फिर कुछ वैसे सेल जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं वो क्या करते हैं कि गैप वन फेज से एग्जिट कर जाते हैं, गैप वन फेज को एग्जिट कर जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से गैप वन से रहेंगे और यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, यानी इस फेज में नहीं एंट्री करेंगे, गैप वन से एग्जिट कर जाएंगे, यानी गैप वन में ही जाएंगे, यहाँ पे अपना रेपिड ग्रोथ वगैरह कराएंगे, और उनको सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन बिल्कुल नहीं कराएंगे क्योंकि उनको तो इस फेज में जाना नहीं है, लेकिन इनका रेपिड ग्रोथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी अभी भी एक्टिव रहेंगे। और ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके ओकेजनल डिवाइड करना है, फिर डिवाइड ही नहीं करना है, तो ये अपना क्या करते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं। कैसे, ऐसे फेज में जहाँ पे उनको इस फेज में नहीं जाना होता है, और वहाँ पे जाके अपना आराम से पड़े रहते हैं और अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, G0 फेज, या फिर हम उसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। वही कह रहे हैं कि दिस सेल डू नॉट डिवाइड, ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे, एंड फर्दर एग्जिट G1 फेजेस टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, ठीक है। G1 स्टेज में वो इंटर कर जाता है। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस G0 फेज में यानी क्विसेंट स्टेज में हमारे सेल क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिव तो रहेंगे, बट वो अपने प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, अपने आप को डिवाइड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अनलेस अगर उनसे कुछ कहे कि आओ भाई आपको ज़रूरत है, ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पे इस चीज़ के लिए, जब तक उन्हें ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, जब तक उन्हें जेनेटिक सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, तब तक वो सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, और वो ऐसे स्टेज में चला जाएगा जहाँ पे वो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन वो अपना काम रेगुलर काम करता रहेगा, जैसे सेल का रिस्पिरेशन वगैरह, अपना जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, जो भी अपना मेटाबॉलिकली काम करना होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, वो चलता रहेगा G0 फेज में। G0 फेज में हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता रहेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन तो होगा बट सेल डिवाइड नहीं करेंगे, सेल डिवाइड नहीं करने, ठीक है। और ये करेंगे, और क्या करेंगे, अब अपने आप को तब तक डिवाइड नहीं करेंगे जब तक इन्हें बोला नहीं जाएगा तुम डिवाइड करो। अभी इन एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, एक सोमैटिक सेल्स होते हैं। वैसे सेल जो कि हमारा रिप्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वैसे सेल को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल होते हैं उनसे में हम माइटोटिक सेल डिवीजन का फेजेस देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक्सेप्शन है, कुछ और एक्सेप्शन तो हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में होते ही हैं, जहाँ पे हम माइटोसिस देखते हैं बट वो डिप्लॉयड नहीं होता। वो कौन सा होता है, हैप्लॉयड सेल्स में ही हम माइटोसिस का देखते हैं। वो एग्जांपल कौन सा है, मेल हनी बी में हम क्या देखते हैं कि इनके हैप्लॉयड सेल्स में ही, हैप्लॉयड सेल्स कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर N होगा और डिप्लॉयड सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 2N होगा। तो देखिए अब चूंकि एक बात बनाइए, एक आप ही बात सोचिए, जब यहाँ पे ये एक है, ठीक है, अब एक है, अब इस एक को दो पार्ट में बांटना है, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन वो आपको पता है कि जब वो दो ही है तो इसको हम एक एक पार्ट में इसको बांट सकते हैं, अब फर्दर जाके अपना डुप्लीकेशन करके अपना फर्दर दो बना देगा। लेकिन एक है, इस एक को दो में बांट करना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको करने के लिए यहाँ पे माइटोसिस का हेल्प लेना होगा, माइटोसिस का वगैरह। तो ये ऐसे जो डिवीजन होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल डिवीजन होते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं, आपके इन केस ऑफ होते हैं, ये डिवीजन पाया जाता है, लेकिन एनिमल के केस में एक्सेप्शनल होते हैं और ये आपके कॉमन होते हैं। और ये जो आपके हैप्लॉयड सेल का जो माइटोसिस होता है वो एनिमल सेल्स में आपके एक्सेप्शनल मिलते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, आपके मेल हनी बी के केस में मिलते हैं। वही बोले अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। जबकि प्लांट के केस में आपके हैप्लॉयड सेल्स और डिप्लॉयड सेल में दोनों में हमारे क्या मिल सकते हैं,
माइटोसिस मिलते हैं, यानी माइटोटिक डिवीजन मिलते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में हमारा माइटोटिक डिवीजन केवल डिप्लॉयड केस में ही मिलता है, सोमेटिक सेल्स में। लेकिन एक्सेप्शन हमारे मिलते हैं हैप्लॉयड सेल्स, जो कि मेल हनी बेन के केस में हैं, ठीक है। अभी जो वही बोल रहा है कि फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, चैप्टर 3 आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज स्टेट एट व्हिच द माइटोसिस इन हैप्लॉयड सेल्स। वैसे मैं बता तो दूं, बट ये जो टॉपिक है वो हमारे एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, तो यहाँ पे डिस्कस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं आएगा। जब हम प्लांट की न पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। आइए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट लाइन में, वो हम देखते हैं। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो टू देयर लाइफ? बाय सेल डिवीजन। डू ऑल सेल इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? नहीं, सारे सेल डिवाइड नहीं करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, बट ऑल सेल नहीं डिवाइड करते ऑल द टाइम। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल? नो, ऑल सेल बिल्कुल डिवाइड नहीं करते हमारे, ना ही प्लांट में ना ही एनिमल, कुछ पर्टिकुलर सेल्स ही डिवाइड करते हैं। कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग सेल दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? हायर प्लांट में वैसे लोकेशन और वैसे सेल्स का नाम क्या है? हम कह सकते हैं टिप, किसके टिप है? स्टेम के टिप और रूट के टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरी एस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो आपके डिवाइड करते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, ठीक है। टू एनिमल्स हैव द सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? नहीं, हमारे एनिमल के पास वैसा कोई भी सेल नहीं जो कि कंटिन्यू डिवाइड करता रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है, जबकि प्लांट का केस ग्रोथ क्या होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। इसलिए हम देखते हैं प्लांट बढ़ता ही जाता है, जबकि हमारा ह्यूमन मतलब इन केस ऑफ एनिमल्स में जो हमारा एक ग्रोथ सेल का एक ग्रोथ के बाद वो रुक जाता है, वो जिसको जेनेटिकली उसे रोका जाता है। अगर वो जेनेटिकली नहीं रोका जाए तो आगे जाके कैंसर सेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आज आपको सेल का पहला क्लास समझ में आया होगा। जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इधर आपको क्यों नॉट फेज में या फिर इस फेज में या फिर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन जो भी है, आप हमें कमेंट करें, मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करूँगा, कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा, और हम इसे क्वेश्चन तो जरूर ही करेंगे, ठीक है। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।